हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरजीत सिंह चुंडावत पर। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आपके बीच में हमारे पिछले वीडियो यानी 9th क्लास के साइंस के 6th चैप्टर को, जिसका नाम उत्तक या टिश्यू है, के पार्ट 2 को लेकर। दोस्तों, हम आज जंतु उत्तक के चारों भागों को एकदम डिटेल से बहुत ही कम समय में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने अपने पार्ट 1 में चर्चा करी थी कि उत्तक होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और हमने उसके बाद पादप उत्तक के बारे में एकदम विस्तार से और बहुत कम समय में चर्चा करी थी। दोस्तों, आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, हमने अपने पार्ट 1 में उत्तक की परिभाषा के बारे में बताया था और बताया था कि एक्चुअल में उत्तक कहते किसे हैं। आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ कि जब बहुत सारी एक जैसी कोशिकाएं मिलकर एक ही कार्य करती हैं तो इस कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। इसके उदाहरण में हमने बताया था कि हमारी रक्त की बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर रक्त उत्तक का निर्माण करती है। उसी तरह फ्लोएम की कोशिकाएं मिलकर, जो कि एक पादप उत्तक होता है, फ्लोएम उत्तक का निर्माण करती है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि उत्तक हमारे कितने प्रकार के होते हैं। उत्तक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा पादप उत्तक, जो कि पेड़ पौधों में पाए जाते हैं और जिनके बारे में हमने चर्चा अपने पार्ट 1 में कर ली थी। और दूसरा होता है हमारा जंतु उत्तक, जो कि जंतुओं में पाए जाते हैं और इसकी चर्चा हम आज पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो दोस्तों, जंतु उत्तक को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इसका पहला भाग होता है एपिथेलियम, जिसमें हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह हमारी बॉडी को पूरी तरह से कवर करके रखता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं संयोजी उत्तक के बारे में, जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक उत्तक को दूसरे उत्तक से जोड़ने का कार्य करता होगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि पेशी उत्तक के बारे में, जिसके बारे में हमें पता है कि यह हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें हम इसके 3 प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा तंत्रिका उत्तक, जो कि बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और यह हमारे ब्रेन तक सिग्नल या संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, या फिर यह हमारे ब्रेन को इमरजेंसी मैसेज देकर या बॉडी को अलर्ट करवाने का काम भी हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों, आते हैं हम अपने जंतु उत्तक के पहले भाग एपिथेलियम उत्तक पर। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में एपिडर्मिस के ऊपर चर्चा करी थी, जिसमें हमें यह पता था कि एपिडर्मिस हमारे पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी भाग होता है और यह हमारे पौधों की त्वचा के रूप में कार्य करता है। उसी तरह एपिथेलियम उत्तक हमारे जंतुओं में शरीर को ढकने या बाह्य आवरण, जिसको हम चमड़ी या अपनी त्वचा बोलते हैं, यह एपिथेलियम उत्तक की बनी होती है। दोस्तों, यह एपिथेलियम उत्तक हमारे अंगों को या शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं किडनी, फेफड़े, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो ऐसा तो नहीं है कि ये एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं या फिर हमारी नसें एक दूसरे के अंदर जा रही हो। ऐसा इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पर एपिथेलियम उत्तक ने एक दूसरे को सेपरेट करने के लिए कोई ना कोई परत बना रखी होती है। तो दोस्तों, जब भी कोई भी पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है तो वह एपिथेलियम की किसी न किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। तो ऑब्वियस है, हर जगह एपिथेलियम ही एपिथेलियम हो रखा होता है, तो गुजरना तो पड़ेगा ही, बचकर कहाँ जाएगा। तो दोस्तों, यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा शल्कीय एपिथेलियम, दूसरा होता है हमारा घनाकार एपिथेलियम, तीसरा होता है हमारा स्तंभाकार एपिथेलियम और चौथा होता है हमारा स्तरित शल्कीय एपिथेलियम। अब हम आते हैं अपने पहले एपिथेलियम, जिसका नाम है शल्कीय एपिथेलियम। तो दोस्तों, शल्कीय एपिथेलियम, जिसको हम इंग्लिश में स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, यह बहुत ही अधिक चपटा व पतला होता है, जिसके कारण ये एक कोमल अस्तर का निर्माण करता है और हमारे मुंह के अंदर, हमारी आहार नली में जहाँ से हमारा भोजन जाता है, हमारे नाक में, हमारी रक्त वाहिकाओं में, हमारी जीभ में, इन सभी जगहों पर क्या होता है, शल्कीय एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। या फिर यह कह सकते हैं कि जहाँ हमारे शरीर में जहाँ भी नाजुक चमड़ी होती है या जल्दी से कट जाती है, वहाँ क्या पाया जाता है, वहाँ पाया जाता है हमारा शल्कीय एपिथेलियम उत्तक। तो दोस्तों, हम शल्कीय एपिथेलियम का डायग्राम देखते हैं तो पता चलता है कि यह सिर्फ एक परत के रूप में ही होता है। लेकिन अब हम अगर स्तरित शल्कीय एपिथेलियम की तरफ आते हैं तो पता चलता है कि इसमें एक के बाद एक शल्कीय एपिथेलियम उत्तक की बहुत सारी परतें जमा होती हैं। तो दोस्तों, ये स्तरित शल्कीय एपिथेलियम उत्तक हमारी त्वचा को कटने या फटने से बचाने के लिए एक के बाद एक कई परत में व्यवस्थित होता है, और जब भी हमारी स्किन डैमेज होती है या फिर इसकी दूसरी परत इसकी जगह ले लेती है और फिर रिपेयरिंग चालू हो जाती है।
तो स्किन की इसी तरह ये ऊतक हमारी सुरक्षा का कार्य करता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने एपिथेलियम के तीसरे भाग पर, जो कि हमारा घनाकार एपिथेलियम ऊतक है। दोस्तों घनाकार एपिथेलियम ऊतक की संरचना या आकृति छोटे छोटे घन के रूप की होती है। जैसे हमारे चौक के बॉक्सेस होते हैं जो जिनसे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो वो एक घन का उदाहरण होता है। तो ये घनाकार एपिथेलियम ऊतक भी उसी की संरचना के होते हैं, इसीलिए उनको घनाकार एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है, जैसा कि हमें डायग्राम में भी दिख रहा है। ये एपिथेलियम हमारी वृक्की नली में तथा हमारी ग्लार ग्रंथि में तथा हमारी थायरॉइड ग्रंथि में अस्तर का निर्माण करता है। अब हम अपने स्तंभाकार एपिथेलियम की तरफ आते हैं और डायग्राम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसकी संरचना स्तंभ या खंबे खड़े हों ऐसी कुछ होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे लाल लाल बाल जैसी संरचना के पक्षमाभ होते हैं। यह पक्षमाभ अवशोषण का कार्य करते हैं या स्रवण का, या ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश में कि एब्जॉर्प्शन या डिस्चार्ज का काम करते हैं। तो दोस्तों हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन का कार्य हमें पता ही कि छोटी आंत या बड़ी आंत में ही होता है, इसलिए यह स्तंभाकार एपिथेलियम छोटी आंत, बड़ी आंत और श्वास नली में पाया जाता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ से भी हमारा भोजन गुजरता है वहाँ पे क्या पाया जाएगा, वहाँ पे पाया जाएगा हमारा स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। तो दोस्तों मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि सल्की एपिथेलियम ऊतक चपटा व पतला होने के कारण यह एक कोमल स्तर का निर्माण करता है और यह हमारे मुंह में पाया जाता है। हमने स्तरित सल्की की बात करी थी, तो यह ऊतक हमारी त्वचा में एक के बाद एक लेयर के रूप में पाया जाता है, जिसकी वजह से यह बड़ी चोट से हमको बचाता है। उसके बाद हम घनाकार एपिथेलियम की बात करें तो यह ऊतक घन के आकार का होने के कारण यह घनाकार कहलाता है तथा यह हमारी वृक्की नली तथा थायरॉइड ग्रंथि में पाया जाता है। और स्तंभाकार ऊतक हमारे भोजन पचने वाली जगहों जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, श्वास नली आदि में पाया जाता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने जंतु ऊतक के दूसरे भाग पर, जो कि हमारा है संयोजी ऊतक। दोस्तों इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह ऊतक या अंगों के संयोजन या एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता होगा। तो दोस्तों यह हमारे संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और यह हमारे स्ट्रक्चर के अंदर फंसी हुई होती है। दोस्तों ये जेली की तरह होते हैं और तरल के रूप में, जैसे कि रक्त होता है उसके जैसे होते हैं, या फिर एकदम सघन होते हैं या एकदम डेंस बोल सकते हैं, डेंसिटी वाले, और या फिर ये एकदम कठोर होते हैं जैसे कि हमारी हड्डियाँ होती हैं। संयोजी ऊतक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रक्त, दूसरा होता है हमारी अस्थियाँ, तीसरा होता है एरियोलर और चौथा होता है हमारा वसामय ऊतक। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं हम रक्त पर। दोस्तों हमारा रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और ये क्वेश्चन कितनी ही बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, तो यह हमें याद रखना है कि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अब रक्त हमारा प्लाज्मा में फंसा हुआ होता है। प्लाज्मा में हमारे आरबीसी होती है, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, पाई जाती है, जो कि हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होती है। इसमें सफ़ेद लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिसको हम WBC वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। या फिर हमने शरीर के अंदर सभी प्रकार के रोगों को खात्मा करके सफ़ेद रक्त कणिकाएं, ये सभी हमारे शरीर के अंदर सभी रोगों का खात्मा सफ़ेद रक्त कणिकाएं करती है। और अब हम हमारे प्लाज्मा के अंदर प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे चोट लगने पर काला थक्का बनाने के लिए या ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों ये तीनों हमारे ब्लड में बहुत ज़रूरी होते हैं। यह नहीं हो तो हम एनी टाइम किसी न किसी रोग से घिरे हुए ही रहते हैं। तो दोस्तों डायग्राम में हमने हर एक ये WBC, RBC, प्लाज्मा या फिर हमने प्लेटलेट्स को एकदम अच्छे से दर्शाया हुआ है, तो आप ये एक बार देख लें। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने दूसरे संयोजी ऊतक, जिसका नाम है अस्थि। दोस्तों अस्थि को हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। यह हमारे पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। दोस्तों हमने हमारा कंकाल कैसा होता है ये तो देखा ही होगा, और इसीलिए मैं आज इसका डायग्राम भी नहीं लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये हमारा पंजर होता है, एक तरह से पूरा अपना ढांचा होता है, जो कि हमारा पूरा शरीर को आकार देता है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत और कठोर भी होता है, और ये बनता किससे? ये बनता है कैल्शियम और फास्फोरस से, और हमारी हड्डियाँ भी इन्हीं से बनती है। तो हमारा पूरा ढांचा कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना हुआ होता है। तो दोस्तों अस्थि का हम सबसे फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लिगामेंट।
जो कि हमारा होता है स्नायु, और इसको और बोलते हैं अस्थि बंधन तंतु या फिर अस्थि को बांधने वाला एक तार। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लचीला होता है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। यह हमारा अस्थि जोड़ने का काम करता है, यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है हमारा लिगामेंट। दोस्तों उसके बाद में हम आते हैं अपने कंडरा, जिसको हम बोलते हैं टेंडन। यह दोस्तों अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है, जैसे कि हमारे डायग्राम में दिखा रखा है कि जिसमें हमारी पैर की अस्थि है और वो अपने पिंडली से जुड़ रही है, तो इसको हम कंडरा बोलते हैं या फिर हम टेंडन कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों उसके बाद हम आते हैं उपास्थि कार्टिलेज पर। तो दोस्तों यह अस्थि के जोड़ों को चिकना बनाने का काम हमारी उपास्थि करती है या कार्टिलेज करती है। दोस्तों हमारी नाक होता है ना, नाक में क्या होता है, नाक एकदम कहीं से भी बेंड हो सकता है, या फिर हमारा कान होता है तो कान कहीं से भी बेंड हो जाता है। ये उपास्थि या कार्टिलेज की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों हमारे जहाँ भी दो जॉइंट होते हैं हड्डियों के, उनके बीच में हमेशा कार्टिलेज पाया जाता है या उपास्थि पाई जाती है, जिसकी वजह से हम अपने घुटने को मोड़ पाते हैं, अपने कोहने को मोड़ पाते हैं। दोस्तों अब आता है हम कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के हमारे थर्ड भाग पर, जिसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या एरियोलर संयोजी ऊतक। दोस्तों यह ऊतक हमारे त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के बीच खाली जगह को भरता है और यह ऊतक रिपेयरिंग का कार्य भी करता है। तो दोस्तों इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह, इसके नाम में ही एयर जैसा कुछ है, तो यह हमारे स्पेस फिलिंग का काम करता होगा। तो दोस्तों ये हमारे बॉडी में जहाँ भी जगह होती है तो उस खाली जगह को भरने का काम हमारा एरियोलर ऊतक करता है, और यह ऊतक हमारी रिपेयरिंग का कार्य भी करता है। दोस्तों हम आगे आते हैं हमारे संयोजी ऊतक के चौथे भाग पर, जिसका नाम है हमारा वसामय ऊतक या एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों यह एडिपोस टिश्यू या वसामय ऊतक हमारे त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। यह वसा की गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, और यह उसमें कुचालक का कार्य भी करता है। अगर कोई भी सनलाइट गिर रही है या फिर हमको कुछ भी ताप लग रहा है तो वो ताप को ज़्यादा समय तक रोक सकता है। लेकिन ऐसे अगर ये फैट वाली मसल्स हमारे कम होती हैं तो ये सीधी सनलाइट हमारे अस्थियों को हमारे इफ़ेक्ट करती है या सीधा हमें खुद को इफ़ेक्ट करती है। तो दोस्तों आगे हम आते हैं हमारे जंतु ऊतक के थर्ड पार्ट पर, जिसका नाम होता है हमारा पेशी ऊतक। तो दोस्तों ये हमारे शरीर में गति के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि संकुचन या फिर प्रसार में सहायता करता है। संकुचन यानी इकट्ठा करना और प्रसार मतलब फैला देना। तो दोस्तों ये संकुचन व प्रसार हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। उस प्रोटीन की सहायता से यह पेशियाँ हमारी वर्क करती है और संकुचन और प्रसार का काम हो पाता है। तो दोस्तों हमारे पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं रेखित पेशी ऊतक, दूसरा होता है चिकनी पेशी ऊतक, और थर्ड होता है हमारा कार्डिक पेशी ऊतक। तो दोस्तों जो हमारी रेखित पेशी ऊतक होता है यह सिर्फ हमारी हाथ पैर की मांसपेशियों में ही पाया जाता है, या फिर रेखित पेशी, क्योंकि ये गहरे रंग के, इसको हम रेखित पेशी बोलते हैं क्योंकि यह गहरे रंग के एक के बाद एक इसमें धारियाँ होती है, जैसा कि हमारे डायग्राम में दिखा रखा है। इसकी कोशिकाएं लंबी होती है, जैसा कि डायग्राम में है ही, बेलनाकार होती है, ये भी डायग्राम में दिखा रखा है, और शाखा रहित होती है। अब ये कंपैरिजन करते हैं हम कार्डिक पेशी से। तो कार्डिक पेशी में हम देखते हैं कि ये जो बेलनाकार इसकी बेलनाकार अपने रेखित पेशियाँ हैं, तो इनमें क्या है, इनमें शाखा निकली हुई है, लेकिन हमारी रेखित पेशी में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हमें एक चीज़ और दिखती है कि ये बहुनाभीय होता है, इसमें एक से ज़्यादा केंद्रक होता है। लेकिन अगर हम आते हैं हम चिकनी पेशी पर, तो आहार नली में भोजन का प्रवाह, रक्त नलिका का प्रसार व संकुचन हमारी चिकनी पेशी के द्वारा होता है। इनको हम अरेखित पेशी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई लाइनिंग होती नहीं है। उसके बाद में हम ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारी आँख की पलक में, हमारी मूत्रवाहिनी में, हमारे फेफड़ों की श्वसनी में। इन सभी जगहों पर हमारे क्या मिलती है, चिकनी पेशी मिलती है। तो जहाँ भी कोशिकाएं लंबी, आखिरी सिरा नुकीला और यह एक केंद्र की इसकी मसल्स का एक
इसकी कोशिकाएं लंबी होती है और इसका आखिरी सिरा नुकीला होता है। जैसा कि हमने रेखित पेशी में देखा कि वो बेलनाकार शाखा रहित बहुनाभीय थी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी कोशिकाएं लंबी होती है जैसा कि डायग्राम में दिख रखा है। इसका सिरा भी नुकीला है जैसा कि डायग्राम में, और इसमें केवल एक ही प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। लेकिन हमने रेखित पेशी में देखा था कि बहुत सारे केंद्रक थे। अगर हम आते हैं कार्डिक पेशी पर, तो कार्डिक पेशियाँ ये हमेशा जीवन भर लयबद्ध प्रसार व संकुचन करती है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ मैं मिस कर गया था कि ये रेखित पेशी जो होती है वो क्या होती है, ये ऐच्छिक होती है। इसको हम अपने हिसाब से मूवमेंट करवा सकते हैं, लेकिन ये चिकनी पेशी में ऐसा नहीं होता है। चिकनी पेशी और कार्डिक पेशी हमेशा अपने हिसाब से चलती है, ये अनैच्छिक होती है। रेखित पेशी हमेशा हमारे हिसाब से चलती है। हम जैसे हाथ पैर की मांसपेशियाँ होती है उनको हम कभी भी मूवमेंट करा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अपन हृदय की गति को हम कभी भी रोक लें, या फिर ऐसा हो कि हम मूत्र वाहिनी को या फेफड़ों की श्वसनियों को रोक लिया करना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर पॉसिबल हो भी जाता है तो प्रॉब्लम कर जाता है फिर। तो हमको भगवान ने बनाए इसी हिसाब से कि हम हृदय की गतियों को नहीं रोक सकते हैं, या फिर आहार नली में भोजन का प्रवाह है तो हम ऐसी चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं जो कि हमें नुकसान कर दें। तो दोस्तों कार्डिक पेशी पे आते हैं। तो कार्डिक पेशी क्या होती है, जीवन भर लयबद्ध प्रसार व संकुचन करती है। ये रेगुलर फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, और हमें ऑक्सीजन और ब्लड के सर्कुलेशन चलता रहता है। दोस्तों ये अनैच्छिक पेशी होती है, इस पर हमारी कोई इच्छा नहीं चलती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, इसकी कोशिकाएं होती है हमारी बेलनाकार होती है। ये शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती है। इसमें एक ही केंद्रक होता है और इसमें बहुत सारी शाखाएं होती है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने अंतिम ऊतक पर, जिसका नाम है तंत्रिका ऊतक। तो दोस्तों इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस टिश्यू। यह हमारे मस्तिष्क, मेरु रज्जु यानी हमारे रीढ़ की हड्डी तथा तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी हम इसको बोलते हैं। न्यूरॉन में कोशिका द्रव्य व केंद्रक पाया जाता है। अब ये कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये हमने पढ़ा था अपने सेल्स वाले चैप्टर में। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। तो कोशिका द्रव्य हमारे कोशिका के अंदर जो भी लिक्विड पाया जाता है, जिसके अंदर हमारे कोशिकांग पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य, और उसी के अंदर हमारा केंद्रक भी पाया जाता है। यह न्यूरॉन हमारा 1 मीटर का लंबा होता है। इसकी लंबाई हमारे, अगर हम अपने उंगलियों से स्टार्ट करते तो ये हमारे कंधे तक इतना लंबा होता है, लगभग 1 मीटर का। इसमें हमारे डेंड्राइट्स व एक्सोन पाए जाते हैं, जिसमें डेंड्राइट्स हमारे सारे मैसेजेस को सेंस करने का काम करता है, और ये हमारे दिमाग तक, मैसेज को दिमाग तक पहुंचाने का काम हमारा करता है। इसके बीच में जो एक्सोन पाया जाता है वो करता है, वो मैसेज की ट्रेवलिंग कराता है। और इसमें जो डायग्राम में दिखा रखा है एक्सोन टर्मिनल, इसकी पूंछ, तो इसकी जो पूंछ होती है वो क्या करती है, आगे से आगे वापस डेंड्राइट्स को मैसेज को पहुंचाने का काम करती है। तो दोस्तों आज की क्लास यही ख़त्म होती। मैं एक बार वापस आपको रिवीजन करा देता हूँ कि हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारा जंतु ऊतक। जंतु ऊतक में पढ़ा था हमने एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम में हमने पढ़ा था सल्की एपिथीलियम, घनाकार एपिथीलियम, स्तंभाकार एपिथीलियम और स्तरित सल्की। इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था संयोजी ऊतक, जिसमें हमने पढ़ा था रक्त वाला ऊतक। सेकंड पढ़ा था हमने अस्थि ऊतक, और थर्ड पढ़ा था हमने एरियोलर, और फोर्थ पढ़ा था हमने वसामय ऊतक। उसके बाद में दोस्तों हमने पेशी ऊतक के बारे में बात करी थी। पेशी ऊतक में हमने रेखित पेशी के बारे में बात करी थी। उसके बाद में हमने चिकनी पेशी के बारे में बात करी थी, और उसके बाद में हमने कार्डिक पेशी के बारे में बात करी थी, और सबसे एंड में हमने कवर किया था हमारा तंत्रिका ऊतक। तो दोस्तों आज की क्लास यही ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के